अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। सर आज हम दो तीन चीजों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले इमरान खान का जो चल रहा है, एक तरह का उन्होंने कहा कि जी जेल भरो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करनी है, लेकिन उसमें उन्होंने खुद नहीं जाना, वो अपनी जमानत करवा रहे हैं और बाकी सबको कह रहे हैं कि जेल चले जाओ। इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नैब के चेयरमैन जो है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। परवेज इलाही साहब जो है वो अपनी पार्टी लेकर पीटीआई में शामिल हो गए हैं, जिन्हें इमरान खान सबसे बड़ा डाकू बताया करते थे। और सर हम बात करेंगे जावेद अख्तर साहब की। बहुत मशहूर शख्सियत है, इंडिया से राइटर रहे हैं, बहुत मशहूर फिल्में शोले वगैरह भी उनकी लिखी हुई है। और वो लाहौर आए थे और वहां पे उन्होंने क्या बात की वो भी हम आपको वो बात भी सुनाएंगे और उसके ऊपर फिर बात करेंगे। और साथ साथ सर डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। इन चीजों पे हम आपसे आज बात करेंगे। सबसे पहले सर आप इमरान खान के जो कल से शुरू हो रहा है जेल मूवमेंट, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इस वक्त जो जो मेरे लिए पहले ये सारा आपका जो सियासी कश्मकश है और जो सारा बहरान सियासी है, इसके बारे में मेरी पहले भी राय यही थी कि आपके सियासत में से जो भी चीज निकलती है वो अदालतों में जाती है। हर चीज को अदालत के अंदर चैलेंज किया जाए, चाहे वो सदर की तरफ से आप एक जो वो ऑर्डिनेंस आ रहा है इलेक्शन का उसको भी चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अदालतें वो हैं जो 139 में से 130 पे नंबर है उनका। उनके इंसाफ के हालात पहले ही ठीक नहीं है। तो फिर आपकी किस्मत, आपके फैसले कौन कर रहा है, आपके फैसले कैसे होंगे? मेरा पहले भी क्वेश्चन मार्क यह था कि खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर अपने सारे केसेस को लाहौर क्यों लेके जा रहे हैं? उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। इसके ऊपर कई हैशटैग भी बने हैं। इस वक्त नून लीग वालों ने लाहौर हाई कोर्ट के बारे में एक हैशटैग बनाया था, दामाद कोर्ट। क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगले दिन जिस तरीके से खान साहब हाई कोर्ट के अंदर गए और 2 फैसलों पे उनको जमानत मिली, वो अदालत में हाजिरी नहीं लग रही थी, जलसा लग रहा था, सियासी जलसा था। वो इस तरह खान साहब की पर्सनैलिटी को मजीद एक पुश देने के लिए, उनको मजीद एक तकवीयत देने के लिए किया गया। अब तो कई जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी तनकीद करना शुरू हो चुके हैं कि इससे बेहतर था कि जजेस जमान पार्क चले जाते। तो गलत हो रहा है। उसके बाद जमान पार्क में जश्न मनाया गया, बड़ा भंगड़े धमाल और वहां मिठाइयां और खाबे चले। वहां दफा 144 लगा दी गई है, पता नहीं जेल किस तरह भरेंगे ये। दूसरा एक मेरा ये क्वेश्चन ये कि अगर हुकूमत ने उन लोगों को अरेस्ट ना किया, जेल ना लेके गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर लड़ाइयां झगड़े शुरू होंगे। क्या पाकिस्तान ये सब सारा कुछ अफोर्ड कर पाएगा? और पाकिस्तान की अदालतें अपना नाम किस तरह साफ कर पाएंगी? अब जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि नैब के चेयरमैन ने रिजाइन किया है, अब लोग कंफ्यूज हैं को रिजाइन क्यों दिया गया है। उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं कि वहां पे कोई जज साहब थे, वो उन्होंने प्लाट के सिलसिले में उनके ऊपर प्रेशर था। उन जज साहब की वो जो डीड है उसकी तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त, और वो जज साहब है जिनको आईनी भगवान कहा जाता है। तो ये सारे सवाल है, ये कौन इनको ठीक करेगा? इस वक्त कोई पता नहीं चल रहा है। कंफ्यूजन ये है कि मरियम आपके ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं। मरियम फरमाती है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। तो ये क्या है सर? वो तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा था कुछ टाइम पहले, शब्बर जैदी साहब ने भी यही बात की। हाँ, उन्होंने कहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो मिस्टर डॉलर हैं जो दुबई से आए हैं, लंदन से आए हैं, वो तो कहते हैं हम दिवालिया नहीं है, हमें पैसे वहां से मिल चुके हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व भी थोड़े बढ़ गए हैं, 3 बिलियन से ऊपर आ गए हैं, पहले 2 बिलियन के पास थे। लेकिन ये सारा कुछ क्या है? ये कहां, हमें रिलीफ कहां से नजर आ रही है? कोई आपको किसी को कहते हैं ना जी, अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह होती है, एंड ऑफ द टनल कुछ ना कोई लाइट होती है। वो 22 करोड़ लोग कहां से टनल में से वो लाइट ढूंढे? कोई इस वक्त राह निजात इस वक्त आरजू नजर नहीं आ रही। इस वक्त हर इंसान, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कहा, देखें जो खतरनाक कार्ड खेले हमारे मिस्टर हैंडसम ने, वो एक गद्दारी का कार्ड खेला और दूसरा इस्लाम का, रिलीजन का। ये दोनों बहुत खतरनाक कार्ड है और लोगों को उसने तबाह करके रख दिया। बच्चों को ऐसा नशे पे लगा दिया। ये नशा है जिसको कहा जाए कि भाई आओ पार्टी करें और जाते दफा तुम्हें यहां से उम्रे और हज का स्वाब मिलेगा। ये किस चक्कर में लगा दिया? यही दुख और अफसोस है। अब मैं इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज जब आप जावेद अख्तर साहब की बात की तो उन्होंने भी आके गिला यही दिया है। देखिए हम, भारत कोशिश करता रहा है
आपके लोगों को बुलाता रहा है, आपके मुझे अभी तक याद है उनकी बात बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? आपके अंदर भी कोई टॉलरेंस है? बल्कि कल मैंने किया कि लाहौर में, कराची के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, जहां पे वो पुलिस स्टेशन पे, वहां पे एक अजमल मसीह है, क्रिश्चियन है, उसकी डेथ हुई। किसी ने उसके बारे में भी सोचा कि वो कौन है? वाहिद कफील था वो अपनी फैमिली का, किसी ने सोचा उसके बच्चे आगे किस तरह पढ़ेंगे? और सर मीडिया ने भी बाकी दो जो थे उनको शहीद लिखा और उसको लिखा हलाक हो गया, उस पर भी एतराज हुआ है लोगों की तरफ से। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो गिले, जावेद अख्तर साहब ने जो बात की गिला, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूं, भाई 76 साल नफरतें कर रखी हमने, जंगें लड़ी, बड़े ड्रामे किए, यार एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखो, टॉलरेंस को भी टाइम देकर देखो, शायद वो काम करे। कोशिश करो, घर से शुरू कर लो, माइनॉरिटीज का यहां से शुरू करके देख लो, लेकिन ये करना होगा, किसी ना किसी को करना होगा। अफसोस हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर वो विल नहीं है, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, हम इस्लाम को सही नहीं समझ पाए और हमें पता नहीं है टॉलरेंस। बल्कि मैं अक्सर ये कहता था, मेरे दोस्त अमेरिका में जो मुझे कहते हैं, खासकर जो भारत से हैं, वो कहते हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं, आपकी तरबियत में शामिल नहीं है कि टॉलरेंस या मिलजुल के रहना किस तरह होता है। क्योंकि सारे लोग चले गए भारत, यहां से माइनॉरिटी तो रही नहीं ना, चंद हिंदू थे बेचारे सिंध में, वो जाने की उन्होंने कोशिश की, कहीं गए, कहीं फिर वापस लौट के आ गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। सर बहुतों को तो हमने कलमा भी पढ़ा दिया। नहीं कल, और दूसरा मैं एक और आरजू बताऊं, कलमे की आपने बात की, कन्वर्जन किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स नहीं होती। अगर किसी को आप कहें ना जी कि आप कलमा कल से पढ़ना शुरू कर दें, और यहाँ पे तो मुसलमान पूरा कलमा नहीं पढ़ते, तो आप कहते हैं आपने हिंदुओं को कलमे पढ़ा दिए। आरजू यहाँ तो मुसलमानों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। सर वो जो सिंध में और हर जगह पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चियां जो ये कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसी में आएगा ना, कलमा ही पढ़ा ना उन्होंने, जबरदस्ती पढ़वाया गया। चाहे मैं उसको सख्त कंडेम करूंगा, सख्त कंडेम करूंगा। जो वो गलत कर रहे हैं, बल्कि गुनाह है वो किसी को बाई फोर्स करना, और वो भी 21st सेंचुरी में, और किसी के साथ नफरत करना 21st सेंचुरी में, उसके फेथ बेस कि उसका क्या। देखें, मैं इनसे ओपन करके चैलेंज कर, मैंने कई किताबें पढ़ी इस्लाम के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, सेंटर वही सेम है। आप हर एक मुख्तलिफ रास्ते से सेंटर पे जा रहा है अपने, अब हर एक के लिए मैं कहता हूं वाहे गुरु भगवान खुदा अल्लाह एक ही चीज का नाम है, एक सोच की बात है। और इसकी, और दूसरा मैं ये बताऊं, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। आप पानी ज्यादा पी ले तो बीमार हो जाते हैं, ये तो सोचना फिर कि इस्लाम के बारे में आप इस हद तक आगे चलना है। अब तो अब आपके सामने तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं भाई, आप जितना उस साइड पे चल रहे हैं, आपके जिस तरह ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने आके आपको लगा दिया इस जिहाद पे, बहुत सख्त जाती है। और मुझे बिल्कुल इस वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे हैं। जब अफगानिस्तान जो एक जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, उनके हालात आपसे बेहतर है। आज अकादमी, मैं आज बल्कि सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा इसी हवाले से, अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि जो आर्मी बेसिस खाली पड़ी थी, हम वहां पे ट्रेड मार्केट्स बना रहे हैं, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि वहां पे आके अपने प्लांट्स लगाए, चीजें लगाए। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकोनॉमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, जो आपके ये अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। वो ट्रेड पे आगे जा रहे हैं, और चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, और वो बल्कि चाहते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करें अफगानिस्तान को दोबारा, क्योंकि जब भी उनके अपने हालात ठीक होंगे, अफगानिस्तान इज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो जाएंगे वहां पे और अपने पंजे काटेंगे। लेकिन हमें उन्होंने अबेंडन कर दिया, चाइना ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये खतरनाक लोग हैं, ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। उन्होंने बल्कि कौंसल जनरल, मैंने कहा था, बंद कर दिया कराची में, इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने अपने लोगों को भी कहा कि अपने जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे चाहे हैं, जिस तरह भी छोड़ के वापस आ जाओ, यू आर नॉट सेफ देयर एनी। अफसोस है इस पे, मैं बहुत ज्यादा, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और दूसरा उसमें मैं खासकर एक बात जो करना चाह रहा था, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने
मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है, उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे ये भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी भारत, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग, आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है, जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको कहूं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है, उसको वादा देता है आओ रोटी कपड़ा मकान, आज तक उसी के वोट ले रहे हैं। खुद हार्वर्ड ग्रेजुएट दे कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ वोट ले रहे हैं। सिर्फ, बल्कि मैं सब आज भी आपको 5 से 10 हजार लोग हैं, बल्कि मैं छोटी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दे तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा था, खुदारा ये तुम्हारी जो 5 से 10 हजार लोग हैं, $17.4 बिलियन पर साल पर ईयर इनके लल्लो तरल्लों पे खर्च हो रहा है रूलिंग एलीट के। 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, और $17.4 बिलियन आपके आधा बजट है। ये सिर्फ आपके अफसरान मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त घरों, मुफ्त नौकरों में खा जाते हैं। सर, आप जानते हो कि मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं, और उनका कहना है कि जी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे तो अमीर आदमी को फर्क पड़ेगा कि मतलब उसकी खिंचाई होगी या उसके पैसे खर्च होंगे। गरीब तो 50 रुपए का पेट्रोल लेते हैं बकौल उनके, कि गरीब आदमी को कुछ होगा ही नहीं। ये हाल है इनका पीपल्स पार्टी वालों के दिमाग का। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी हमने V8 गाड़ियां चलानी है, हम पे फर्क पड़ेगा, गरीब आदमी तो पहले साइकिल पर है, उसको तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल उन्होंने इसी तरह फरमाया था। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में से गुर्बत खत्म कर देंगे, बस किस तरह गरीबों को मार देंगे। ये तो बिल्कुल वही बात की उन्होंने। कहते आपके सर में दर्द है तो सर काट दें आप। ये वही इन्होंने हल बताया, और ये आपको हल यही बता रहे हैं। 76 साल में इनके प्लाजे दुबई में किस तरह बन गए, इनके सारे फ्रॉड लंदन में किस तरह चल गए, इसी तरह हो रहा है ना। वो कहते हैं इनको यार इनको आटा नहीं मिल रहा तो केक खाया करें, ये वही कह रहे हैं और क्या कहना है। दूसरा, मैं जब बात कर रहा था, मैं मुसलसल उसको कंप्लीट करना चाहूंगा। यूएनडीपी के साथ एक और था कि आपकी रूलिंग एलीट क्या क्या तमाशे कर रही है। आप जहां बैठे इस्लामाबाद के अंदर गन क्लब के अंदर, गन क्लब है अपारा मार्केट के साथ, 72 एकड़ जमीन फ्री दी गई है। अफसरों को वहां पर जाकर गोलियां चलाया करें, आप अपने निशाने ठीक करें। किसके लिए है? शुगर के लिए। ना जिंदगी में कोई जंग जीती, ना कोई कुछ किया, ना कहते जाके वहां गोलियां चलाया करें। 72 एकड़ जमीन उनको फ्री दे देगी इस्लामाबाद, आपकी रूलिंग एलीट को। इस्लामाबाद क्लब आपका मशहूर तरीन है, 244 एकड़ जमीन उनको $1 पर एकड़ के हिसाब पर लीज दे दी गई।
पाकिस्तान गाफ फेडरेशन है, उनको 150 एकड़ जमीन ₹2.5 पर एकड़ के हिसाब से लीज दे दी गई, बताया। और यूएनडीपी वाले चीख रहे हैं, थर्ड पार्टी है। आप तो वो निकालते ही नहीं ना, बात ही नहीं करते। और ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, जजेस आपके देख लें। वो अगले दिन तारड़ साहब ने, क्या नाम है था, तारड़ साहब ने ट्वीट किया था कि वो जो आपके डोगर साहब है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, लाहौर में जिस घर में रहते हैं 70 करोड़ का है, वो पूछने वाला नहीं। जाय साहबान जिनकी वजह से और नैब के राजा सुल्तान साहब रिजाइन कर गए हैं, 50 करोड़ का 4 कनाल के जमीन के प्लाट की एलिगेशन है कि मेरे ऊपर, उनके ऊपर प्रेशर, और उनकी वो उस डॉक्यूमेंट भी, उसकी भी फोटो कापियां नहीं कराई। लेकिन आरज़ू, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, बल्कि आज कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें, कोई ऐसा एक शख्स बता दें, कोई एक वाहिद, जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है आपकी नजर में कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता सर, बिल्कुल। तो फिर ये नैब को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, एंटी करप्शन को भी खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन वो एक आपके रिटायर्ड जज साहब का जो चीता है, वो जब निकला बाहर, आपके जो डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ वाले, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, उसको भी खत्म कर देना चाहिए। नेशनल डिजास्टर है, उसको भी खत्म कर देना चाहिए। फायर ब्रिगेड जब भी आग लगती है, उनके पास सीढ़ी होती है ना पानी होता है, उसको भी खत्म करें आप। पाकिस्तान में आप कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट आर यू डूइंग, आपकी मंजिल क्या है आरज़ू? मुझे मैं तो अब इस चीज पे आ चुका हूं, आप मुझे कोई ना कोई बंदा 22 करोड़ में से मुझे ये बता दें कि हम अब कहां जाना चाहते हैं। आप जा तो अफगानिस्तान से भी नीचे, इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? चाइनीज भी छोड़ गए अब आपको, अमेरिका पहले आपसे डरता है, आपको कहता है कि डबल गेम हो, आप मेरे साथ, हमारे साथ डबल गेम करते रहे हो। तो सर इनकी तो अपनी नौटंकियां चल रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे जो है जमानत दे दो, बाकी सबको जेल में डाल दो, जेल भर दो। पंजाब गवर्नमेंट, आज ही न्यूज आ रही थी कि वो ये प्लान कर रही है कि कैदियों को कहाँ लेके जाना है, अगर ये आ जाते हैं सारे तो इन्हें रखेंगे कहाँ, उनके पास वो जगह भी नहीं है। मैं तो कहता हूं पहले 22 करोड़ लोगों की जेल, ये पाकिस्तान और क्या है, इसमें सारा पाकिस्तानी जेल है, ना किसी की वहां जान सेफ है, ना कि वहां माल सेफ है, ना किसी की इज्जत सेफ है। लड़की बेचारी वॉक करने गई F9 पार्क में, तो उसको रेप कर दिया उन्होंने। और रेपर जो रेपस थे, उन्होंने जाते दफा उसको 1000 रुपए देके कहते हैं शाम को घर से ना निकला करो बाहर। लेकिन किस तरह दीदा दलेरी सेंटर तो ये तो यहाँ के मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि जी वो क्यों बाहर निकली थी, उसको उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए था बाहर ना निकले, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। वही तो कह रहा हूँ आरज़ू कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। हम तो भागकर 36 साल पहले यहाँ पे आके जान बचा के फिर रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपके हालात देख देख के तो अमेरिकन परेशान है इस वक्त, दुनिया परेशान है इस वक्त। देखे ना आपके IMF वालों ने क्या कहा है, आपने स्टेटमेंट उसकी सुनी, जो साइड लाइन्स पे उसने दिया DW को, उसने कहा खुदा के लिए हमने कहा था अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीबों के गले ना काटो। और हकीकत इन्होंने उल्टा सुना। अब मैं बताता हूं उसकी बात। अब इनको पता है लोगों को कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, इससे गरीब आदमी पिस के मर जाएगा। पेट्रोल, गैस और बिजली, ये गरीबों के ऊपर भार है इन्होंने जो किया है। इनको चाहिए था 500 गज के, 1000 गज के जो घर हैं, और जो गाड़ियां इस वक्त 1500 सीसी 1400 सीसी से बड़ी हैं, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाते, उनकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते। बिल्कुल, ये बाहर के जो टिकट हैं जहाज के, ये डबल करते। लेकिन उधर तो बच्चे इंग्लैंड में जाते हैं ना, वो तो बेटा पढ़ता है भाई, 2 बेटे पढ़ते हैं लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, भाई उनको तो पाउंड चाहिए हैं। तो ये अभी भी जो IMF का पैकेज है, सिर्फ उन डॉलर और पाउंड इनको चाहिए बच्चों की ट्यूशन फीसों के लिए, गरीब आदमी तक तो ये पहुंचेंगे नहीं। और एक आखिरी आपके साथ मैं स्कैंडल करना चाह रहा हूं, जो इन्होंने एक और किया है। मैंने कल परसों कहते हैं वहां पे वो किसी ने कहा है कि वो जो टर्की इन्होंने सामान भेज दिया है, ये झूठी खबर है। लेकिन जब मैं उसके पीछे जब बात कर रहा हूं, तो मुझे जो मेरे इस्लामाबाद में सोर्स है, उन्होंने ये बताया है कि टर्किश जो कौंसल जनरल इन इस्लामाबाद have asked the foreign service to clarify कि वो हमारा दिया हुआ सामान आपने रीपैक करके क्यों टर्की भेज दिया। मेरी इतला के मुताबिक उसमें हकीकत, कुछ ना कुछ हकीकत उसमें मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि कौंसल जनरल, टर्किश कौंसल जनरल आपके जब फॉरेन अफेयर से पूछ रहा है कि भाई ये क्यों हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत है, वो सारा झूठ नहीं है।
लेकिन अभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ये कहलवाया होगा खास तौर पे। लेकिन सर वो इनके मिनिस्टर बलूचिस्तान में उन्होंने जाती जेलें बना रखी हैं, अभी वो न्यूज भी एक चल रही थी। वो आज की थोड़ी यार, सुन, मैं तो वो अपनी जेलें कई दफा अपनी आंखों से देख कर आया। हाँ नहीं, वो जेलें वहां पर हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का। वो जो कबाइल के और सरदार हैं, सरदारी निजाम है, उनकी अपनी जेलें हैं, अपने वो टैक्स लेते हैं, सारा कुछ। आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चीजों को तो समझते कुछ नहीं है। उनकी तो अपनी अलग कानून है, अपना उनका लैंड है, अपना सारा कुछ चल रहा है। और हालत जंग में मुसलसल 1970 से वहां पे आपके हालात खराब। आर्मी को आप मुसलसल आर्मी ऑपरेशन कर रही है 1970 से। लेकिन ये कि जब आप इस्लामाबाद, आपका इस्लामाबाद भी तो बलोचिस्तान ही बन चुका है ऑलमोस्ट, के क्या हालात है। जब यहाँ पे भी आपने देखा ही है कि वो जो F9 में जब हुआ था वो रेप वाला बात, उसके बाद आपके आईजी इस्लामाबाद ने कहा था कि अफगानी इतने यहाँ पे आ चुके हैं बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ घूम फिर रहे हैं। उनके पास ना शनाख्ती कार्ड है, ना उनके पास वीजा है, ना कुछ है। वो दंदराते फिर रहे हैं जहाँ मर्जी जो मर्जी। सर वो F9 वाला तो किस्सा एक आगे मेरे ख्याल कुछ दिन पहले हो गया। अभी कुछ थोड़े ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले F11 मरकज में जो ऑफिसेज हैं वहां पर रेप किया गया है। लड़की का बुलाया गया था उसको जॉब का कहकर, वो भी जो है मीडिया में आ चुका है। दर हकीकत आपका जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल जो है वो फेल हो चुका है। उसकी वजह ये है, लोग अदालतों में जाते हैं, जजेस उसमें करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसिक्यूशन करप्शन में इन्वॉल्व है, जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो डर के गवाही नहीं देते। तो बस ये, लेकिन ये कि जब आप, मेरी समझ से बाहर है कि जब जिहाद की कोशिश, आप कहते हैं जिहाद जिहाद, तो ये दूसरी जिंदगी के अंदर अपनी शराफत क्यों नहीं लाते? सिर्फ शुगल मेले के लिए जिहाद चाहिए आपको, वरना दूसरे इस्लामी इक़्तिदार, दूसरे जो हमारे एशियाई इक़्तिदार हैं, उनके आप साथ उसको क्यों नहीं देखते आप? क्यों किसी की बच्ची छोटी, और मजे की बात तो ये आरज़ू, दुख वाली तो बात, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां रेप करते हैं, बच्चियों की वीडियो बना के डार्क वेब पर पैसे बना रहे हैं, वहां इस्लाम नहीं याद आता है। बस जहां मतलब आए, जहां अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब इस्लाम को मोल्ड कर लिया जाता है। जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर कोई इस्लाम की चीज नहीं है, शादियां करने के लिए 4 औरतें कर लेती हैं। और जो मुगल यहाँ दंदराते फिर रहे सालों, उनकी 300 औरतें होती थी हरम के अंदर, उन्हें इस्लाम की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसके बाबरी के अंदर मैंने खुद पढ़ा है कि बाबर साहब शराब पीते थे, और हर दूसरा मुगल और ये सारे शराब पीते थे, खुली वाइन पीते थे। लेकिन हमारे ऊपर बात जब करनी है तो बस कह लीजिए नौज बिल्ला, इस्लाम 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 इस्लाम। और यार इस्लाम को समझने की कोशिश करो, इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करो। ये रिलीजन बहुत अच्छा था, लेकिन आपने खराब कर दिया। तो सर वो तो अभी जो कराची में अटैक हुआ है, जो हेडक्वार्टर पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे, तो उस वक्त भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले वहां थे उन्होंने शराब पी रखी थी ड्यूटी पे। ये तो खैर इसके बारे में मैंने खैर मजीद इसमें नहीं पढ़ा, लेकिन ये पुलिस वाले तो सारे हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। पुलिसिंग आपकी तो मगर ड्यूटी के टाइम पे लेकिन ड्यूटी के टाइम पे भी पुलिस, भाई वो कहते हैं तो जंगल के बादशाह हैं, बच्चे दे अंडे दे, जो मर्जी करे उनको क्या है, क्या फर्क पड़ता है? ना वो पूछने वाला, मादर पिता आजाद हर चीज, ना अदालतें हैं ना थाने, कुछ भी नहीं, पता है सबको। देखे ना अगले दिन परवेज लाई साहब की जो आई है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ आर्टिकल आई है, और दूसरा आपके सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग अदारा वकीलों का सुप्रीम कोर्ट बार उसके सदर के साथ, जुबैरी साहब के साथ आ गई। तो पीछे क्या बचा है आपके पास? आपके पास तो कपड़ा ही नहीं है इस वक्त। पता नहीं कपड़े कब इन्होंने सिलवाने अपने। तो सर कल क्या फिर कोई हंगामा होते हुए आप देख रहे हैं, मतलब वेडनेसडे को कि ये फिर एक बार कोई होगी गिरफ्तारियां वगैरह? कोई डिपेंड करता है कि लोग कितने चार्ज होकर आते हैं, लोग तादाद में कितने आते हैं। खान साहब को पहले जिस तरह इनके मतलूबा रिजल्ट थे वो नहीं मिले, लॉन्ग मार्च भी इनका फेल हुआ, रावलपिंडी भी इनका फेल हुआ। बल्कि खान साहब जब हेलीकॉप्टर से उतरे थे तो गुस्से में थे, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हुए। इसी वजह से इस्लामाबाद पे हमला नहीं किया गया था, क्योंकि लोग कम थे। लेकिन अभी भी गिरफ्तारियों के बाद अगर लोग चार्ज आए, गुस्से में लोगों की तादाद इकट्ठी हुई, तो फिर वायलेंस पे लेके जाएंगे, क्योंकि खान साहब वायलेंस में बिलीव करते हैं। आपने ये बात बड़े खुलेआम सुनी होगी, जो जितना ज्यादा जबान दराज होता है वो पीटीआई में उतने बड़े ओहदे पर होता है। ये उनकी आइडियोलॉजी। तो वायलेंस पे बिलीव नहीं करेंगे, वो करते हैं। सर जो नैब ने बुला रखा है दोनों को, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी, देखिए नैब तो राजा साहब के जाने के बाद वैसे ही खत्म है, उसमें क्या है। अब इस वक्त तो सारे वो मिठाइयां बांट रहे हैं पीटीआई वाले कि अब अगला नैब का जो होगा हमारा होगा, हम असेंबलियों में वापस जाएंगे, इलेक्शन होंगे,
हम नैब का चेयरमैन अपना लाएगा, ना गोगी को पूछेगा ना गोगे को पूछेगा। अब तो वो मिठाइयां बांट रहे हैं अपनी। वो तो कह रहे हैं अब तो भी नैब का हमारा अपना बंदा वो उर्सदा जस्टिस जावेद को वापस ले आए, क्योंकि उनके पास तो वीडियो मौजूद है तैयबा गुल की। तो वो अपने वीडियो इस तरह के लोगों को खान साहब आगे लेकर आते हैं ना, जिनकी वीडियो मौजूद हो, जिनकी तस्वीरें मौजूद हो खान साहब के पास। तो जस्टिस जावेद ना लेकर आए तो कुछ जस्टिस और ले आएंगे इस तरह का टूटा फूटा सा, और उसकी वीडियो उसको दिखा के रोजाना अपने अपोजिशन जो होगी उसको ब्लैकमेल करेंगे, उनको अरेस्ट कराएंगे। और एक आध को टूटा फूटा सा रिटायर ISI का कर्नल रख लेंगे, वो नैब को भी चलाएगा, असेंबलियों को भी चलाएगा। ये तो इस तरह के हुकूमत चाहते हैं जिस तरह ऑटोक्रेसी डिक्टेटर माइंडसेट है, डिक्टेटर माइंडसेट। दुख वाली बात है आपके पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां जिनको आप कहते हैं सियासी, इनके अंदर तो डिक्टेटरशिप है। इनके अंदर अपनी कोई देखे ना, इलेक्शन होता है इनके अंदर अपना इंट्रा इलेक्शन, इनके अंदर कोई सोचता है बंदा। बिलावल कहते नहीं वो चेयरमैन जो जरदारी साहब है उनका बेटा भी चेयरमैन ही, मरियम नवाज है तो उसका बेटा जुनैद वो भी चेयरमैन ही बनेगा। तो मेरा मकसद ये तो कोई पार्टियां थोड़ी है। सर सब बीच में आर्मी खामोश नजर आ रही है, किसी किस्म का ना तो TTP के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं और ना ही इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल खामोशी है। क्यों, क्या वजह हो सकती है? खामोशी नहीं है इसमें, पीछे से मैनेज वही सारा कुछ कर रहे हैं अभी तक, लेकिन उससे मैनेज सही हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग, ये जो ये हल्की हल्की थाप पे जो नाच रही है ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट, इस पे ये जो लोग कहते हैं ना ये क्या वो एक फिक्रा होता है, ये टांगों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानेंगे। ये टांगों के भूत हैं, इनको जब तक ठुड्डे नहीं पड़ेंगे, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वो बातें कर रहे हैं ना अभी एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना लाड प्यार कर रही है। लाडला है ना, वो कहते हैं लाडला है, खेलने को चांद मांगता है तो वो इसको हाथ नहीं लगाते ना, हर चीज का लाडला। लेकिन ये लातों वाले भूत हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी इदारा अब पाकिस्तान को कंट्रोल वही कर सकेगा जो ताकतवर होगा, जो डंडे के जोर पर थप्पड़ों से सारा कुछ ठीक करेगा। वरना जिस तरीके से लूटा जा रहा है उसको ये बाकी तो सब सर सबको बड़े आराम से अरेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो अभी शाहिद खाकान अब्बासी के लिए भी वारंट निकाल दिया गिरफ्तारी का, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं निकल रहा। ये बहुत सिस्टम के अंदर से देखे ना, जब आपने अगर वो डॉक्टर राशिदा और उनकी आपस में कन्वर्सेशन डोगर साहब की सुनी, तो उससे पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम सारा बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा हमारे बंदे बैठे हैं, लेटर लेकर के आ रहे हैं, तो हर जगह पे तो उनके बंदे बैठे हैं। क्या इसने चलना है मुल्क में? क्या ये मुल्क है, इसको मुल्क कहेंगे आप? ये लूट मार का एक ग्रुप है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। पता नहीं, मैं समझता हूं खुदा भी किस तरह पाकिस्तान को खुदा ने भी रिजेक्ट कर दिया है कि 22 करोड़ लोगों की बद्दुआएं भी नहीं सुन रहा। जब खुदा आपकी बद्दुआएं भी ना सुने तो फिर कितना खुदा नाराज होगा आपसे, सोचे। सर जावेद अख्तर साहब लाहौर में पाकिस्तान में बैठकर इनके मुंह पे बोल के चले गए कि जी जो मुंबई अटैक्स के जिम्मेदार थे वो तो अभी भी पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, और इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सब बिल्कुल खामोश हैं। तो इन्होंने इनकार भी नहीं किया, झूठा इनकार ही कर देते ना, क्या ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। इन्होंने वो भी नहीं कहा क्योंकि अब लोगों को पता लग गया शायद इस वजह से। नहीं, फुर्सत नहीं थी, कोई फुर्सत होता है ना, वो तो कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, लूट के। वो जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तान के हालात इस तरह, जिस तरह वो कहते हैं ना, कहते हैं आज जिंदगी का आखिरी दिन है। कई दफा मैंने लोग खाते देखे हैं, जब बफे का खुलता है टाइम में, आपके शादी में खाना होता है, तो मेरे एक दोस्त ने कहा यार बात सुनो, आराम से खाओ, ये आपका आखिरी खाना तो नहीं। पाकिस्तान में तो आप हर दिन इस तरह गुजारते हैं जिस तरह ये आखिरी दिन है। आप लूटते हैं, आपके जो जिस तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तानी सारे अपने मुल्क को लूट रहे हैं, ये इस तरह लूटते हैं जिस तरह कल होगी नहीं। वो जावेद अख्तर साहब को स्टेटमेंट तब देते कि अगर फारग होते, कुछ सोचते उसके बारे में। ये अपने लूटमार से फारग नहीं है। और दूसरी एक और बात है, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। मुझे सच कहा है, बिल्कुल देखा, वो बंदे नॉर्वेजियन थे, पंजाबी में बातें कर रहे थे, वो पंजाबी में बातें कर रहे थे, बिल्कुल उनसे फ्रेंच बोल रहे थे। मैंने खुद सारी वो यूट्यूब पे देखता रहा, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होगी। मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ी कहता। और उसका तो अजमल कसाब का तो घर तक यहाँ पे मौजूद था, हामिद मीर साहब ने दिखाया था ना। तो मैं यहाँ से अमेरिकन डेलीगेशन के साथ गया था मुंबई, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, और मेरे साथ कुछ अमेरिकन जजेस भी थे, अमेरिकन लॉयर्स भी थे। हमें खासकर हमारा लंच हुआ था मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, जजेस ने दिया।
मुझे उस कमरे, मुझे तो नहीं, सारे हमारे उसको डेलीगेशन को वो कमरा दिखाया गया था जहां अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई। फिर हमें ताज होटल का टूर कराया गया। तो मैं वो नहीं भूल सकता। और दूसरा, मैं आई विटनेस हूं, मैं समझता हूं हिस्ट्री में कि जिस तरीके से उन्होंने एक दहशतगर्द, देखें आरजू, मैं दुख हुआ था बहुत, जिस तरह वो स्टेशन के ऊपर उन्होंने नहते लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा था। मैं दो चीजें जिंदगी में नहीं भूल सकूंगा। सितंबर 11 में जब लोग टावर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऊपर से काले कर रहे थे अपने बीवियों को और अपने बच्चों को, आखिरी काले, और फिर छलांगे लगा रहे थे, मैं बहुत रोया था। मैं उसी तरह रोया था जब बॉम्बे के अंदर बच्चे पूरे और बगैर किसी को देखे वो गोलियां चला रहे थे, मार रहे थे। मुझे बड़ा दुख। देखिए, मैं दो चीजें बताऊंगा। आरजू, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत की फॉरेन पॉलिसी पे किसी जो 9 to 5 लोग जॉबों पे जाते हैं उनका कोई दोष नहीं होता। मेरा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या मेरा रोल है? कोई रोल नहीं। मैं 9 to 5 एक मजदूर टाइप आदमी हूं, अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा हूं। अगर मारना है तो जाओ फौजों के साथ लड़ो यार। ये बुजदिली ना दिखाओ कि बेगुनाह लोगों, बेदोषी लोगों को मारना, जो सुबह निकले शाम को अपने बच्चों के पास जा रहे थे उनको मारा। मैं इसको सख्त नापसंद करता हूं, मैं और इस्लाम के सख्त खिलाफ है। ये कोई जानवर ही कर सकता है। मैं तो किसी चिड़िया को मारने के हक में नहीं। मुझे अगले दिन किसी दोस्त ने कहा यार आओ हंटिंग पे चले। मैंने कहा यार मैं तो किसी जानवर को मार ही नहीं सकता, तो कैसी बातें कर रहे हो? वो भी शौक के लिए जाकर मार। मैं क्ले शूटिंग कर लूंगा, लेकिन किसी बेजुबान को मैं मार सकता? तो ये तो इंसान है यार। किस तरह उसने, मैं देखता रहूंगा, वो मनाजर अभी तक नहीं भूल पाया। और फिर मैं ताज होटल गया, फिर मैं टूर दिया गया था अमेरिकन, जो हम गए थे यहाँ से। तो मैं वो, ये जो आज जावेद अख्तर साहब ने की बात, मुझे फिर वो एक पूरा सीन ज़हन में आ गया जिसपे मैं फिर दोबारा अफसोस करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और दूसरी उसकी बात ये, जावेद अख्तर साहब बिल्कुल ठीक थे। आपके कई सियासी लोगों ने, दूसरे लोगों ने बाद में एडमिट भी किया था पाकिस्तान है वाज इन्वॉल्व। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल फिर किया था। उनका हक बनता है, उन्होंने सही कहा था कि वो गलत नहीं कह के गए। हाँ, इनके पास टाइम नहीं था, लूट मार में मसरूफ है। हो सकता है साल 2 साल बाद कुछ स्टेटमेंट दे दें। बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट दें या ना दें, लेकिन इन्हें कम से कम शर्मिंदा जरूर हो जाना चाहिए। इनको शर्म जरूर आनी चाहिए कि वो आके इनके मुंह पे सब कुछ सच बोल के चले गए और उसके जवाब में इनके पास कोई बात नहीं थी करने को। लेकिन ये आइंदा के लिए तो ख्याल रखें कि इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको रोकें इस किस्म की चीजें करने से, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा, वरना तो कोई उम्मीद नहीं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर बहुत शुक्रिया, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच।